आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर, जो कि आपकी बीपीएससी ट्री 3 और ट्री 4 और साथ ही आपकी सक्षमता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पिछली जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम आपके हुए हैं बीपीएससी के, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आगे भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी उपयुक्त? तो संस्कृत थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या होता है? तो शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ। ठीक है, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो मानवों के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु यूज की गई थी? तो कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, कौन सी यूज की गई थी? तांबा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो वो आपका राजस्थान में पड़ता है, और जो लोथल है वो आपका गुजरात में पड़ता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने जो सिक्के थे वो सबसे पहले कब प्रकट हुए थे? तो वो आपके बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट भी कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो कौन सी उक्ति सही है? कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। आगे है कि हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो वो आपका था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो वो हड़प्पा था। और हड़प्पा की खोज किसने की थी और कब की थी? तो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों से तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो मुद्राएं हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो आपकी 1921 में हुई थी। 1922 में आपकी मोहनजोदड़ो की हुई थी, हड़प्पा की हुई थी आपकी 1921 में। आगे चलेंगे, तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था। तो क्या नहीं मिला था? तो शिखर सहित जो मंदिर थे वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में नहीं मिले थे। आगे है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी डाइकाट वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो वो है आपका लोथल। और लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पशुपति, पत्थर, पेड़ और पशु। तो जो पत्थर की, पेड़ की और पशु की जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन संस्कृति की, जो कि आज हमारे हिंदू धर्म में जो मानी जाती है, उससे ये साक्ष्य आपके प्राप्त होते हैं, पत्थर की पूजा और पेड़ और पशु की पूजा। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर आपका चनहुदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो गाय के साक्ष्य भी आपके वहाँ पर नहीं मिले हैं। आगे चलेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। आगे है
कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो जहाजी माल घाट कौन सा था? तो सिंधु घाटी। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा जो थी वो आपकी किससे संबंधित थी? तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, तो पकी हुई ईंटों से उन्होंने मकान बनाए थे। आगे है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन आपका धान्यागार है। ठीक है, जिसमें हम अनाज रखते हैं। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रमुख विशेषता उसकी थी नगर सभ्यता। नगर सभ्यता के लिए ही सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादातर प्रसिद्ध हुई है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो जो पतन नगर बंदरगाह जो था वो आपका लोथल था, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता आपके दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? जो टेराकोटा थी उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा, वहाँ की जो मुद्राएं थी उनका निर्माण करने में टेराकोटा का यूज किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? तो PS वत्स का हड़प्पा सभ्यता से कोई भी संबंध नहीं है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपकी कांस्य युग की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के वासी थे तो कैसे थे? तो वो शहरी थे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो नगर व्यवस्था थी वो एकदम शहरों की तरह थी। आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। आगे है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपकी रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो रथ की एक प्रतिमा आपकी दैमाबाद से प्राप्त हुई है। कहाँ से? दैमाबाद से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई नहीं गई थी? तो कौन सी थी? तो वो थी लोहार, यानी कि लोहारगिरी जो थी वो आर्यों के द्वारा नहीं लाई गई थी। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग के बारे की जो सभ्यता की जो बारे में सूचना दी गई है वो आपकी ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्ग्यो, मैत्रेय का घर था? तो कौन था? तो मिथिला था। नेक्स्ट है कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद का अर्थ आपका ज्ञान है। वेदों को माना जाता है, तो वेदों को क्या मानते हैं? तो श्रुति। नेक्स्ट है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में वर्ण व्यवस्था आपकी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो वो आपका सामवेद की संहिता में खोजा सकता है। जो आपका सामवेद है वो संगीत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो तो तम्बाकू है, इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन गलत है और इसीलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता को से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक काल में जो राजा होते थे और जनता से जो कर लेते थे उसे बलि कहा जाता था। नेक्स्ट है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। नेक्स्ट है आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो सफल रहे थे। नेक्स्ट है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 25, गृहस्थ हो गया आपका 50, वानप्रस्थ हो गया 75 और संन्यास आपका हो जाता इसके ऊपर यानी कि 100, ठीक है। आगे है कि भारतीय प्रतीत में जैते लिया गया है। तो ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया था? तो वो है आपका जौ यानी कि यव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद काल के दौरान जाति यानी कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। आगे है कि जुरेशिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया गया है। जुरेशिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल। कैसा है? वृक्षीय फॉसिल, और ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया गया है। नेक्स्ट है यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो जो आपके यज्ञ सूत्र हैं वो आपके ऋग्वेद में है, सामवेद आपका संगीत से है, अर्थवेद जादूटोना से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो वो है आपकी समिति। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए ये अज्ञात है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है? तो भारतीय संगीत का उद्गम आपका सामवेद में से खोजा गया है। नेक्स्ट है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, तो क्या होता है? पास बैठना। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो गोदीबाड़ा लोथल आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती आपकी सप्त सिंधु में स्थित थी। नेक्स्ट है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने के लिए कहा है?
तो वो आपकी पाकिस्तान ने कहा है, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो की जो एरिया है वो पाकिस्तान में पड़ती है, इसीलिए जो निरतक कन्या है उसको उनका ही वो अपना हक मानते हुए पाकिस्तान उसे वापस लेने के लिए कह रहा है। आगे है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कालीबंगा है वो मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम आपका जय संहिता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है। तो वो सामवेद है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी देख लो कितने बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। नेक्स्ट है कि जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे। तो वे थे आपके अगस्त। अगस्त ने दक्षिणी भारत का आर्यीकरण किया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। तो वो आपका हड़प्पा है। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट है कि विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो विषम है आपका विष्णु पुराण, क्योंकि सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ये तीनों ही वेद हैं और ये आपका पुराण है, इसीलिए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा विष्णु पुराण। नेक्स्ट है कि विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये पशुपति की पूजा करते थे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है। तो दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है और इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो, स्टैचू ऑफ पीस, हड़प्पा पतन, कालीबंगन, हल्का चिन्ह, लोथल, ग्रेट बाथ। तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था ग्रेट बाथ, यानी कि ए का हो जाएगा 4, ए का 4। तो पहला ही ऑप्शन इसमें मिलता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी का हड़प्पा का है ग्रेट ऑफ पीस्ट, और कालीबंगा से हल्के चिन्ह, और लोथल से आपके पतन। ठीक है, आगे है क्योंकि लोथल आपका बंदरगाह है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद क्या है, ये आपके हिंदू दर्शन के स्रोत हैं उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो धार्मिक अनुष्ठानों से आपका यजुर्वेद, क्योंकि इसमें यज्ञों जो हमारे हवन वगैरह होते हैं, जो मंत्र यूज होते हैं, वो इसी में लिखे हुए हैं यजुर्वेद में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार या मंत्र आदि दिए गए हैं। तो जादू टोनों से संबंधित जो वेद है आपका वो आपका अर्थवेद है, संगीत से सामवेद है, और हवन के जो स्त्रोत वगैरह होते हैं वो आपकी यजुर्वेद में मिल जाते हैं, और जो स्तुतियाँ हैं वो आपकी ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो धौलावीर आपका जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो कैसी, व्यापारिक नगरें। ठीक है, आगे है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो इनमें से प्रेम विवाह कौन सा था। तो जो गंधर्व विवाह होता है वो आपका प्रेम विवाह था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल आपका एक बंदरगाह है इसलिए प्रसिद्ध है, और लोथल गुजरात में
स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। तो जो आपका अर्थवेद है ये वेद त्रयी का भाग नहीं है। बाकी के आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये वेद त्रयी कहलाते हैं, यानी कि 3 वेदों का समूह। आगे है हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे है। तो जो मांडा है वो आपका चेनाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। तो ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक आपकी सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। तो वो था आपका लोथल, जिसका सीधा मेसोपोटामिया के साथ समुद्र व्यापार था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो जो आपका 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। आगे है कि भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो जो मालवा क्षेत्र है वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हाल का टेराकोटा आपका बनवाली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो वो आपके अजातशत्रु थे। नेक्स्ट है कि किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। कैसे? उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। नेक्स्ट है कि राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया है। तो जो राजस्थान में आपका माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थकर आपके ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। नेक्स्ट है कि महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो जैन धर्म का आपका सही दृष्टि ये त्रिरत्न में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से विश्वास नहीं करते थे। तो वो आपके यज्ञ, मुक्ति, जाति व्यवस्था, कर्मकांड इन सभी में आस्था रखते थे। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें कोई भी क्लियर नहीं है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध ने प्राण त्याग दिए थे। तो कहाँ पर प्राण त्यागे थे? तो कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे है कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो अजंता की चित्रकारी आपकी दयालु बुद्ध से प्रेरित है। नेक्स्ट है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो मैत्रेय को अगला अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कि तमिल भाषा के शिल्पद्धिकारम और मणिक मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो आपका चैत्य मठ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण है। तो संस्कृत का प्रथम व्याकरण आपका पाणिनि है, जो कि आपके पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया था और अष्टाध्यायी उसका नाम है, पाणिनि के द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे हम कि बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा है। तो बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था।
जो कि बौद्ध धर्म में स्थित है। नेक्स्ट है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। है गौतम बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के एक जीवन के किस घटना से है? तो बुल का संबंध आपका उनके जन्म से है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो कौन कौन से वर्ग थे? स्त्रियां एवं शूद्र। नेक्स्ट है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध यानी कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश आपके पाली भाषा में है। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बड़ा वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो आपका वाम सात पाक्षिणी है। कौन सा है? वाम सात पाक्षिणी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। आगे है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? तो वो आपकी पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। नेक्स्ट है कि आजीविक संप्रदाय एक संप्रदाय था। तो आजीविक संप्रदाय कैसा संप्रदाय था? तो ये बुद्ध का समसामयिकी संप्रदाय था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है, या लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, या फिर ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो वो किस में विश्वास करते थे? तो वो आपके पहला दूसरा तीसरा इनमें विश्वास करते थे। चौथा में उनका कोई विश्वास नहीं था। वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो उन्होंने की जो लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी पर हुई थी। नेक्स्ट है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान के शिक्षक आपके अरस्तु थे। आगे है कि उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो उन्हें चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन आ गया था।
नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। आगे है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ये किसने कहा था? तो ये बौद्ध धर्म ने कहा था। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व की कहानियाँ किस में निहित हैं? तो ये आपकी जातक कथाओं में निहित है, बुद्ध की जन्म और उसके पूर्व की कहानियाँ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो जो आपके बिंबिसार थे वो बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है तो उसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। ठीक है, धम्मचक्र प्रवर्तन जो कि सारनाथ में दिया था उन्होंने। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जो प्रथम बौद्ध परिषद था वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है कि मिलिंद पंथो क्या है? तो मिलिंद पंथो एक आपका बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि बौद्ध बुद्ध धम्म और मिलकर कहलाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। आगे चलेंगे कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य उनके जमाता यानी कि जमाली थे जो कि उनके दामाद थे। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर आपका बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर और श्वेतांबर ये आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वो आपके परम संभव थे जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे। आगे है कि वर्तमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो जो वर्तमान है वो महावीर और जेना नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बौद्ध युग में। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा इंकित किया गया है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो अशोक मौर्य हैं उनके रुइमनदेई स्तंभ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? तो 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, आगे है कि न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो न्याय सूत्र आपकी गौतम ने लिखी है। नेक्स्ट है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर है। नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आपका धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता है। नेक्स्ट है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो पहली बार हाथियों का इस्तेमाल आपका मगध ने किया था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न आपके इसमें से कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधम पिटक ये तो त्रिपिटक हैं आपके। त्रिरत्न अलग होते हैं जो कि बौद्ध धम्म। नेक्स्ट है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
जातियों का राज संघ था, तो जातियों का राज संघ आपका बज्जी था। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो वो पोरस की सेना थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। नेक्स्ट है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य आपका जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। आगे है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है? तो बौद्ध से है। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। आगे है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो जो आपका अगुंतर निकाय है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था। आगे है कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप आपकी मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो आपके ऋषभदेव थे और आखिरी आपके महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश आपका मौर्य वंश है। आगे है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम प्रियदर्शी भी था? तो वो आपके राजा मौर्य राजा अशोक थे। नेक्स्ट है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध से। नेक्स्ट है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा है? तो सही राजवर्णन कौन सा है? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज थे और मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो जो आपका हिरन है वो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। आगे है कि सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर पराजित किए गए थे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना आपकी कौटिल्य ने की थी, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य। आगे है
कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो उन्होंने मगधी भाषा यानी कि बगधी प्राकृत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो जो आपके अजात शत्रु थे वो मौर्य वंश के अंग नहीं थे। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान हुआ था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो आपकी कारुबाकी थी जिन्होंने सम्राट अशोक को प्रभावित यानी कि प्रेम में डाला था। आगे है नेक्स्ट है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो वो आपका सिंधु और झेलम नदियों के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। आगे है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो वो आपके तक्षशिला से संबंधित थे चाणक्य। आगे है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध आपका 261 BC में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यवनिका का शुभारंभ आपका यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट है कि शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट है कि कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो वो पर्थियन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध आपका रुद्रदामन से है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो वो आप सातवाहन का शासनकाल चल रहा था उस टाइम पर। नेक्स्ट है कि सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो लेड से बनाए थे उन्होंने। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो वो आपके भारतीय यूनानी थे जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो भारत पर सबसे पहले चढ़ाई आपकी डेरियसन प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद शुक वंश ने
मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आपका कनिष्क ने शुरुआत की थी इसकी। नेक्स्ट है कि यूनानी रोम कला को कहाँ स्थान प्राप्त है? तो यूनानी रोम कला को आपका गांधार में स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 78 में प्रारंभ होने वाले शक संबंध का संस्थापक कौन है? तो वो आपके कनिष्क हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास आपका कला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र आपके कनिष्क के समकालीन थे। आगे है कि निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? तो अशोक ने कराया था। नेक्स्ट है कि चरक किसके राज दरबारी थे? तो चरक आपके कनिष्क के राज दरबारी थे और ये एक वैद्य थे। क्या थे? वैद्य, चिकित्सक थे। नेक्स्ट है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी आपकी मदुरै में थी। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो वो आपके शक काल पर आधारित है। आगे है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? तो वो आपके कनिष्क थे जो कि बाद में बुद्ध बन गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। नेक्स्ट है कि चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो वो मेगास्थनीज थे जिनकी पुस्तक इंडिका है। आगे है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो कनिष्क 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे और अभी वहीं से उन्होंने शक संबंध की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो वो आपके जेम्स प्रिंसिप थे 1837 में। नेक्स्ट है कि संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध आपके तमिलनाडु के इतिहास से है। आगे है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गांधार कला के नाम से जानते हैं, भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को। आगे है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो वो आपका मुशरी था जो कि रोमन व्यापार का केंद्र था। आगे है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो जानकारी का मुख्य स्रोत आपका शिलालेख 13 है। नेक्स्ट है कि राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो जो राजा खारवेल थे वो आपके कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे।
नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? तो शुंग वंश ने मौर्य के बाद मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट है कि गांधार कला किसके अधीन फली फूली है? तो जो गांधार कला है वो आपकी कुषाण काल में फली फूली थी। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा आपके कनिष्क हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरयूर में है। नेक्स्ट है कि किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हथों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? तो वो आपका शिलालेख था शिला राज्यादेश 13। नेक्स्ट है कि अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? तो धर्म महामात्रों को भेजकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम आपका मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान आपकी अशांति तक्षशिला में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे जो कि आपके सातवाहन के सबसे बड़े शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रावणबेलगोला में व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो ये आपके कनिष्क थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो कुषाण वंश से शासक आपके खडफिसेस प्रथम थे। कौन थे? खडफिसेस प्रथम। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो वो आपके अशोक थे जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो ये आपका हिंद और यूनानियों का मिश्रण है आपका गांधार कला। नेक्स्ट है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक आपके सुमुख थे। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख पर किसकी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेख पर आपकी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक आपके पांड्य थे। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो जो चरक थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। नेक्स्ट है कि अशोक किस वंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य वंश के राजा थे। नेक्स्ट है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो गांधार स्कूल है। नेक्स्ट है कि संगम युग का तोलकियमपम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य क्या था? तो ये तमिल का साहित्य था। नेक्स्ट है कि धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी?
तो धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है कि नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नंद राजवंश का संस्थापक आपके महापद्मानंद थे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? तो घोड़ा नहीं अपनाया गया, सत्यमेव जयते अपनाया गया है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो एका ब्राह्मण आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी पर प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीस इनमें से किस शासक के दरबार में आए थे? तो वो आपके चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो सही विकल्प है, क्योंकि ये सभी की जानकारी आपके अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज का जैंड्रमीज किसे कहा गया है? तो वो आपके धनानंद को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि आपकी समुद्रगुप्त को दी गई है। आगे है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन है? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक आपके श्रीगुप्त हैं, जिन्होंने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। आगे है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो आपके धन्वंतरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट और बारहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो इनके जो नाम हैं वो आपके गुप्त वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो जब रोम पर हूणों का आक्रमण हुआ था, उसी के साथ ये जो व्यापार था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत दौरा करने आए थे? तो किसके दौरान आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आए थे ये। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद के जो स्तंभ है वहाँ पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अंकित की गई हैं। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो ये आपकी हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा कि राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। तो ये जो बाकी आपका गलत है, क्योंकि जो सिंहासन होता था वो जो योग्य पुत्र होता था उसी को मिलता था। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन थे? तो गुप्त युग के प्रवर्तक आपके श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट है कि कवि कालिदास किसके राज दरबारी थे? तो जो कवि कालिदास थे वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी थे। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा आपकी संस्कृत थी। नेक्स्ट है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो आपका साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्य और स्वराज्य एवं भूमि सुधार, तो राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए प्रसिद्ध था। आगे है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो वो कौन थे? तो वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी।
नेक्स्ट है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था। तो जो आर्यभट्ट थे वो आपके महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है आपका कि गुप्त संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो गुप्त संबंध आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो वो आपके स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। तो उन्होंने थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी राजा हर्ष ने। आगे है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में आपके सोना के जो सिक्के थे वो सबसे ज़्यादा चलाए गए थे, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो जो गुप्त काल के जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है। आगे है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी थे। तो बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के राजदरबारी थे जिन्होंने हर्षचरित की भी रचना की है। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे। नेक्स्ट है कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। तो कन्नौज जो सभा थी आपकी हुए वैन त्सांग के सम्मान में की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। तो जो आपकी हर्षचरित है उसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है क्योंकि हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा रचित है। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये आपकी हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो आपके भानुगुप्त का ऐरण्य शिलालेख से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि वैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। आगे है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो वो आपके हर्षवर्धन थे जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे। आगे है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो ह्वेनसांग जो थे वो भारत आए थे हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। आगे है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित आपकी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है कि बारहमिहिर कौन थे? तो बारहमिहिर आपके खगोलज्ञ थे, खगोल शास्त्री। नेक्स्ट है कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो वो आपका तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री शुंग यून भारत कब आया था? तो शुंग यून आपके 518 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट है कि औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो समकालीन दक्षिण भारतीय शासक आपका पुलकेशिन द्वितीय थे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो रुपया आपका चांदी में जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनको पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो कैलाश मंदिर या कन्नड़ काव्य के 3 कवि कंपा, पंपा, पोन्ना, राणा तथा कैलाश मंदिर या जैनवाद का संरक्षण या विजय? तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से आपका इलाहाबाद महरौली, जो महरौली का शिलालेख है वो आपका प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये आपके गुप्त वंश के काल में अजंता एलोरा की गुफाएं निर्मित की गई थी। आगे है आपका कि द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भूमि माप का उल्लेख आपका थलवईपुरम तांबे की प्लेटों से किया गया है, थलवईपुरम। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो वो आपका तक्षशिला है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त थे। आगे है कि 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो चीनी
तीर्थयात्री आपके सुंग युन थे। नेक्स्ट है कि महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कब था? तो हर्षवर्धन पर उन्होंने विजय 618 ईस्वी में की थी। आगे है कि हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया जाता है? तो वल्लभी विजय का जो संबंध है वो आपका नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से है। आगे है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो महामेघवाहन राजवंश से है उनका। आगे है आपका नेक्स्ट कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो सिंध पर विजय उन्होंने 712 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो वो आपका चंदेल राजपूतों ने किया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को आपका नरसिंह वर्मन पलवन ने पराजित किया था। आगे है कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो वो आपके चालुक्यों के राजाओं ने पराजित किया था अरबों को। नेक्स्ट है कि चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया है? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।